हिंदी और मैथिली के अप्रतिम लेखक, अपनी फ़कीरी और बेबाकी से अपनी अनोखी पहचान बनाने वाले फक्कड़, अलमस्त, जिनकी व्यंग्य का तीखापन हमें कबीर की याद दिलाती है और तभी उन्हें हमारी शताब्दी का कबीर कहा जाता था। ऐसे थे बाबा नागार्जुन, जो मैथिली में यात्री के नाम से लिखते थे और हिंदी में नागार्जुन, जो मार्क्सवाद से गहरे प्रभावित तो रहे लेकिन मार्क्सवाद के तमाम रूप और रंग देखकर काफ़ी खिन्न हुए, जो किसी भी विचारधारा में पूर्ण तरह से टिकते नहीं थे। तभी उनकी आलोचना होती थी कुछ ऐसे: बाबा की कोई विचारधारा ही नहीं है, बाबा कहीं टिकते ही नहीं। सच तो यह है कि जो किसी विचारधारा में पूर्ण रूप से टिक जाता है वो वास्तव में समझौता ही करता है। अपने ऊपर उठाए गए आलोचना का जवाब बाबा कुछ यूँ देते थे: जो जनता के हित में है वही मेरा बयान है। मैं किसी विचारधारा का समर्थन करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ। मैं गरीब, मजबूर, किसान की बात करने के लिए ही हूँ। बाबा नागार्जुन का असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था, लेकिन वे अपनी मातृभाषा मैथिली में यात्री नाम से लिखा करते थे और श्रीलंका में वैद्यनाथ मिश्र जी बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए और उन्हें नया नाम मिला नागार्जुन। वहीं उनकी रचनाओं से प्रभावित पाठकों ने उन्हें बाबा कहना शुरू कर दिया और आखिरकार वे बाबा नागार्जुन के नाम से जाने जाने लगे। नागार्जुन जी के मन मस्तिष्क में अपने राष्ट्र के प्रति अति आदर का भाव है। राष्ट्र में फैली भ्रष्टाचार, राजनीतिक दांवपेंच एवं छल प्रपंच के खिलाफ आक्रोश ही आक्रोश दिखाई देता है। वे जानते थे कि सफ़ेद पोश ज़मींदार, साहूकार तथा व्यापारी सभी अंदर से जनता के शोषक हैं, पर उनका बाह्य पोशाक लोकतंत्रात्मक व्यक्तित्व का परिचायक है। वे अपने बाह्य आवरण से भोली भाली जनता को चालाकी से ठगते हैं। यही कारण है कि नागार्जुन ने अपनी कविताओं के द्वारा इन सभी का पर्दाफाश किया। ऊपर तस्वीर में दाढ़ी वाले जो शख्स हैं वो एक नज़र में किसी को बहुत ही साधारण किस्म के अधपगले से इंसान लग सकते हैं, लेकिन इन साहब की बात ही निराली है। ये बाबा नागार्जुन, ये अपने समय की आवाज़ को बेखौफ होकर बिना लाग लपेट के कहने का साहस रखने वाले जन कवि थे। साम्यवादी विचारधारा के पोषक रहे, इसलिए उनकी कविताओं में सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण हुआ है। बीते 13 साल नामक अपनी कविता में उन्होंने आज़ादी के 13 साल के बाद की स्थिति का बयान किया है। वे देखते हैं कि आज़ादी के 13 साल बाद भी श्रमिकों एवं किसानों पर अत्याचार कम नहीं हुआ, बल्कि ज़मींदारों की शक्ति में इजाफा हुआ है। जनता को कागज़ी खुशी के अलावा कुछ नहीं मिला। उन्होंने उसे यूँ व्यक्त किया: अंदर संकट, बाहर संकट, संकट चारों ओर, जीप कटी है भारत माता, मचा न पाती शोर। देखो धसी धसी ये आँखें, पिचके पिचके गाल, कौन कहेगा आज़ादी के बीते 13 साल। अकाल और उसके बाद शीर्षक कविता में भूख और दारिद्र्य से अभिशप्त जनजीवन का मर्मस्पर्शी वर्णन बाबा जी ने यूँ किया: कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद।
चमक उठी घर भर की आँखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पाँखें कई दिनों के बाद। अच्छा, ये सारी कविताएं समाज की उस समय की अवस्था का सीधा सच्चा बयान है, भारत की जो उस समय की अवस्था थी। लेकिन पॉलिटिकली ओरिएंटेड जो कविताएं नागार्जुन जी ने लिखी, वो तो मानो ऐसे था जैसे वे अपनी कलम से आग उगल रहे थे। एकदम फायर ब्रांड थे नागार्जुन। आप उनकी कुछ कविताएं सुनेंगे तो आपको पता चलेगा क्या थे नागार्जुन। 1961 में जब ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ भारत दर्शन के लिए आई, तो उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने उनके स्वागत के लिए पूरा तामझाम से इंतज़ाम किया। जिस ब्रिटेन ने भारत को करीब 200 साल तक उपनिवेश बनाए रखा और सोने की चिड़िया कहलाए जाने वाली भारत को कंगाल करके चले गए, उन्हीं के स्वागत के लिए किए गए तामझाम देखकर नागार्जुन काफ़ी खिन्न हुए। नेहरू के नेतृत्व में पूरा शासन तंत्र क्वीन एलिजाबेथ के स्वागत में लगी थी। ब्रिटेन की रानी क्वीन एलिजाबेथ के स्वागत में खड़े भारतीय शासक वर्ग की, राजनीतिज्ञों की जो समझौतावादी नीति है, उसे देखकर उस पर आक्रमण करते हुए, व्यंग्य करते हुए बाबा जी ने यूँ लिखा, आओ रानी हम ढोएंगे पाल की, यही हुई है राय जवाहरलाल की। रफू करेंगे फटे पुराने जाल की, यही हुई है राय जवाहरलाल की। आओ रानी हम ढोएंगे पाल की। आओ शाही बैंड बजाएं, आओ बंधनवार सजाएं, खुशियों में डूबे उतराएं, आओ तुमको सैर कराएं, उटकमंड की शिमला नैनीताल की, आओ रानी हम ढोएंगे पाल की। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर बाबा जी ने और भी कई कविताएं लिखी। पंडित जी जाने वाले हैं रानी के दरबार में, नेहरू तुम रह जाते 10 साल और आदि। उसके बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी का जब शासन चला, तब उन पर भी अपनी कविता की तीखे व्यंग से बाबा जी ने आक्रमण किया। इंदिरा गांधी के बारे में कहा जाता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि उनके कैबिनेट के और मंत्रीगण उन्हें मैडम नहीं सर बुलाते थे, ऐसे सुन रखा है मैंने। ऐसे इंदिरा जी के बारे में नागार्जुन ने लिखा। 1975 में जब संपूर्ण राष्ट्र समस्याओं के जाल में फंसकर परिवर्तन चाह रहा था और भूखमरी रूपी पिशाचिनी संपूर्ण राष्ट्र को निगल रही थी, शनै शनै पूरे देश में शासन भंग करने की आवाज़ प्रतिध्वनित होने लगी। लेकिन हुआ यह कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल की घोषणा की। आपातकाल मतलब इमरजेंसी घोषित किया गया। आपातकाल के समय इंदिरा गांधी ने निर्ममता से जन भावनाओं को कुचला, मानवाधिकारों का हनन किया, मनमाने ढंग से शासन का रथ हाँका, जनता पर अपनी नीतियों और विचारों को ज़बरदस्ती लादने का प्रयास किया। उनके मनमानेपन और वर्चस्ववादी स्वभाव पर टिप्पणी करते हुए नागार्जुन ने इस प्रकार की कविताएं लिखीं जो उस समय की किसी कवि ने शायद कोशिश भी न की। खूब तनी हो, खूब अड़ी हो, खूब लड़ी हो, प्रजातंत्र को कौन पूछता तुम ही बड़ी हो। डर के मारे न्यायपालिका कांप गई है, वो बेचारी अगली गतिविधि भांप गई है। देश बड़ा है, लोकतंत्र है, सिक्का खोटा, तुम ही बड़ी हो, संविधान है तुमसे छोटा। ये उनकी कविता मोर न होगा उल्लू होंगे, उसमें उन्होंने यूँ लिखा। किसी से डरते नहीं थे। 1980 में दोबारा जब शासनारूढ़ होने पर इंदिरा गांधी के स्वरूप में जो नया तत्व जुड़ गया, उसे कवियों में अकेले नागार्जुन ने लक्ष्य किया और यूँ लिखा, पगली ने तो शुरू कर दिया फिर से अपना खेल पुराना, धारण कर रखा है उसने अब की तो भक्तिन का जामा। इंदिरा गांधी को लक्ष्य करते हुए उन्होंने एक और कविता लिखी, इंदू जी क्या हुआ आपको, क्या हुआ आपको, क्या हुआ आपको, सत्ता की मस्ती में भूल गई बाप को। इंदू जी क्या हुआ आपको, बेटे को तार दिया बोर दिया बाप को, क्या हुआ आपको, क्या हुआ आपको। आपकी चाल ढाल देख देख लोग हैं दंग,
हुकूमती नशे का वाह वाह कैसा चढ़ा रंग, सच सच बताओ भी क्या हुआ आपको, यूं भला भूल गई बाप को। शिवसेना के नेता बाल ठाकरे पर उनकी कविता और मायावती पर उनकी जो कविता, ये सब ये बताती है कि वो कितने निडर थे, शासन से डरते नहीं थे, राजनीतिज्ञों से तनिक भी डरते नहीं थे, प्रजातंत्र के पक्ष में थे। शिवसेना की बाल ठाकरे पर उन्होंने बर्बरता की ढाल ठाकरे नामक कविता लिखी। बाल ठाकरे कैसे फासिस्टी प्रभुओं की गला रहा है दाल ठाकरे, अबे संभल जा वो पहुंचा बाल ठाकरे, सबने हाँ की कौन ना करे, छिप जा मत तू उधर ताक रे, शिवसेना की वर्दी डांटे जमा रहा लय ताल ठाकरे, सभी डर गए बजा रहा है गाल ठाकरे। मायावती दलितेंद्र की छायावती छायावती, जय जय हे दलितेंद्र प्रभु आपकी चाल ढाल से दहशत में है केंद्र, जय जय हे दलितेंद्र आपसे दहशत खाए केंद्र, अगल बगल हैं पंडित सुखराम जिनके मुख में राम। यूँ लिखा उन्होंने मायावती के बारे में। इस प्रकार जब जब लोकतंत्र में अलोकतांत्रिक कार्यों की भीड़ लगी, तब तब बाबा नागार्जुन ने देखा कि हिंसा अपनी रक्तिम जीभ निकालकर चारों ओर अपराधों का रक्त पीने लगी। न्याय की मांग करने वाले विद्यार्थियों को गोलियों से भूना जा रहा है। तब उन्होंने यूँ दर्ज किया, जनता का नहीं यह राज, जी हाँ पुलिस का है राज, जी हाँ लाठियों का राज, जी हाँ गोलियों का राज, यह लोकतंत्र नहीं पुलिस तंत्र है। जनता की तकलीफ़ों से मर्माहत नागार्जुन भारत में प्रजातंत्र और लोकतंत्र की असफलताओं पर बार बार अनेक प्रकार से टिप्पणी करते रहे। उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता प्रकट करते हुए प्रजातंत्र की दुर्दशा पर यूँ लिखा, जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूँ मैं साफ कहूँगा क्यों हकलाऊं, नेहरू को तो मरे 100 साल हो गए, गृह मंत्री के सीने पर बैठा अकाल है, भारत भूमि में प्रजातंत्र का बुरा हाल है। अपनी कविता हम भी साझीदार थे में वे समाज एवं राजनीति में चल रहे अराजकता के लिए बुद्धिजीवी वर्गों को भी गुनहगार ठहराते हैं। वो कहते हैं कि अगर लोकतंत्र अपनी पटरी से उतर गया है, अगर लोकतंत्र अपने सही रास्ते पर नहीं चल रहा है, तो बुद्धिजीवियों की जो बिरादरी है वो भी, जो अवसरवादी ठहरे, वो भी उतनी ही जिम्मेदार हैं। वो ये कबूल करते हैं कि लेखक वर्ग और बुद्धिजीवी वर्ग दोनों इसके लिए जिम्मेदार हैं कि लोकतंत्र को बनाए रखने में बुद्धिजीवियों ने कुछ नहीं किया, आवाज़ नहीं उठाई। लोकतंत्र अथवा डेमोक्रेसी में ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल जो कहा जाता है, उसमें पीपल ही हट गया है, जनता ही नहीं दिख रही है। तो ये इस कविता में हम भी साझीदार थे, बाबा नागार्जुन यही कहने की कोशिश करते हैं कि बुद्धिजीवी वर्ग ऐसा इतना अवसरवादी है कि चाहे कोई अंगूठा दिखाए या फूल माला पहनाए, उसके लिए तो सभी एक समान है, दोनों में ही वो खुश है, क्योंकि एक के खिलाफ कह देंगे तो दूसरा रूठ जाएगा और न जाने इस दूसरे से कब क्या ज़रूरत आ पड़े। इसलिए बुद्धिजीवी वर्ग स्थितप्रज्ञ रहते हैं, केवल सुविधाएं बटोरने में लगे रहते हैं और इसलिए प्रजातंत्र का रथ पटरी से खिसक गया है और इसके लिए हम भी साझीदार थे निस्संदेह। यही इस कविता में नागार्जुन जी कहने की कोशिश करते हैं कि लगता है प्रजातंत्र का रथ उतर गया है पटरी से। तभी तो वो कहते हैं, लगता है प्रजातंत्र का रथ उतर गया है पटरी से, लगता है सारी की सारी पार्टियों के नेता रुचिपूर्वक खेल रहे हैं दलीय स्वार्थों के शतरंज, अंधे धृतराष्ट्र की मोह माया भली भांति प्रवेश कर गई है दलपतियों के अंतःकरण में। लगता है बुद्धिजीवियों की हमारी अपनी बिरादरी भी 100% लिप्त है सुविधाएं बटोरते जाने की द्युत क्रीड़ा में। देखिए, बुद्धिजीवियों की हमारी अपनी बिरादरी भी
बटोरने में लगी हुई है, 100% लिप्त है, 100% बुद्धिजीवी, कोई आवाज़ ही नहीं उठाता। देखिए समाज में जब कुछ अराजकता होती है तो जनता के मन में ये होता है कि चलो कोई लेखक या कोई बुद्धिजीवी वर्ग इसके बारे में कुछ कहे, लेकिन आजकल तो कभी होता ही नहीं ऐसे, सभी को अपनी अपनी मतलब की लगी रहती है। कोई सोच भी सकता है नागार्जुन जैसे जितने खुलकर राजनीतिज्ञों के पर व्यंग्य कटाक्ष करते थे, आज कोई कर पाएगा? आज अगर कोई आवाज़ उठा भी रहा है तो केवल मीडिया, सोशल मीडिया में यही जो न्यूज़ वाले करते हैं, मीडिया वाले करते हैं, लेकिन लेखक वर्ग कहाँ छिप गया? बुद्धिजीवी वर्ग क्यों नहीं बोल रहा है? सभी को जान का भी डर लगा रहता है। बाबा ऐसे थे जिन्हें जान का भी डर नहीं था, न किसी बात की ख्वाहिश थी, न सुविधा बटोरने की सोच थी। वे तो अधपगले से जो मुँह में आए कह देते थे। तभी वो कह रहे हैं कि राजघाट वाली उस बेहयाई में हम भी साझेदार थे, हम भी साझेदार थे। अगर राजघाट वाली जो इंसिडेंट हुई थी गांधी जी के मौत में, हम भी साझेदार थे। उतर गया है प्रजातंत्र का रथ पटरी से, प्रजातंत्र का रथ पटरी से उतर गया है, तो इसमें केवल ये जो स्वार्थी राजनीतिज्ञों का ही हाथ नहीं है, उतना ही जिम्मेदार हम भी हैं जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं। तो जाते हैं कविता की ओर। नागार्जुन जी की जो ये कविता है, हम भी साझेदार थे, इसे समझने के लिए ज़रूरी था कि उनकी जो प्रजातंत्र के प्रति उनकी जो आस्था थी और जो पॉलिटिशियंस के खिलाफ उन्होंने जो आवाज़ उठाई, जब जब प्रजातंत्र पर आतंक फैला, जब जब प्रजातंत्र संकट में हुआ, नागार्जुन जी ने कैसे उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, ये जानना ज़रूरी था। इसलिए मैंने कुछ कविताएं इस कविता की ओर आने से पहले आपको सुनाया। आपको लगा होगा कि बेमतलब की कई कविताएं मैंने ले ली, लेकिन कवि को पहचानने के लिए वो ज़रूरी था, इसलिए उन कविताओं को भी हमने इंक्लूड किया। नागार्जुन जी को प्रजातंत्र पर काफ़ी आस्था थी। प्रजातंत्र का रथ पटरी से उतर गया है, वो इस कविता में कह रहे हैं, क्योंकि प्रजातंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था का नाम है जिसमें वास्तविक शक्ति जनता के हाथ में निहित होती है। देखिए, सिर्फ चुनाव का होना यह नहीं बता सकता कि किसी देश में प्रजातंत्र है। चुनावों के रहते भी कई बार प्रजातंत्र से संबंध कई चुनौतियां उभर कर आती हैं। प्रजातंत्र वास्तव में वह शासन प्रणाली है जिसमें प्रमुख सत्ता लोक या जनता अथवा उसके चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में होती है और जिसकी नीति निर्धारित करने का सब लोगों को समान रूप से अधिकार होता है। तो यहाँ इस कविता में देखिए, कवि कहते हैं, लगता है प्रजातंत्र का रथ उतर गया है पटरी से। जब रथ पटरी पर चल रही होती है, जैसे ट्रेन चलती है ना पटरी पर, ट्रेन अगर रेलवे लाइन पर चल रही हो तो एकदम सही ढंग से चलती है, लेकिन जैसे ही ट्रेन पटरी से उतर कर चलती है, रथ पटरी से उतर कर चलती है, तो गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ कवि यही शंका जाहिर करते हैं, लगता है प्रजातंत्र का रथ उतर गया है पटरी से। फिर वे आगे कहते हैं, लगता है सारी की सारी पार्टियों के नेता रुचिपूर्वक खेल रहे हैं दलीय स्वार्थों के शतरंज। शतरंज एक ऐसा खेल है जहां दाव लगाया जाता है। और देखिए, कवि कहते हैं जो भी नेता हैं पार्टियों के, सारी की सारी पार्टियों के नेता, जो शासन कर रही है और जो विपक्ष में है, सभी पार्टियों के नेता लगता है रुचिपूर्वक खेल रहे हैं दलीय स्वार्थों के शतरंज। ग्रुप बना लिया है, गुट बन गया है और अपने अपने स्वार्थ के लिए शतरंज खेला जा रहा है, और वो भी रुचिपूर्वक खेल रहे हैं, काफ़ी आनंद लेकर इच्छापूर्वक खेल रहे हैं, काफ़ी इंटरेस्टेड हैं इस प्रकार के दल बनाने में। एक दल के अंदर भीतर और दल बन जाता है, एक ग्रुपिज्म हो जाता है पार्टियों के बीच, और अपने स्वार्थों के लिए आराम से रुचिपूर्वक ये सभी पार्टियों के नेता शतरंज खेल रहे हैं, ऐसे हमें लगता है।
देखिए, लगता है सारी की सारी पार्टियों के नेता रुचिपूर्वक खेल रहे हैं दलीय स्वार्थों के शतरंज। और आगे वे महाभारत, जो कि भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य है, उसका उदाहरण लेके वे कहते हैं कि अंधे धृतराष्ट्र की मोह माया भली भांति प्रवेश कर गई है दलपतियों के अंतःकरण में। ये जो दलपति हैं, जो दलों के जो ग्रुप बना लिया है पार्टियों ने, उनके जो नेता हैं, उनके अंतःकरण में मतलब उनके अंदर कौन प्रवेश कर गई है? अंधे धृतराष्ट्र की मोह माया। धृतराष्ट्र, जैसे हम सबको पता है, अंधे धृतराष्ट्र की मोह माया ने पूरे कौरव वंश का नाश कर डाला। और उस मोह माया में आज कौन फंस गया है? जो दलपति हैं, उनके अंदर ये भली भांति प्रवेश कर गई है। दलपतियों के अंतःकरण में भली भांति प्रवेश कर गई है। क्या प्रवेश कर गई है? मोह माया। और उदाहरण भी महाभारत से लेते हैं। धृतराष्ट्र की मोह माया प्रवेश कर गई है, जिसने एक पूरे कुरु वंश का नाश कर डाला, जिसमें द्रोणाचार्य और भीष्माचार्य जैसे बड़े बड़े आचार्यों का नाश हुआ। तो ऐसे में अंतःकरण में प्रवेश कर गई है भारत के जो दलपति हैं, जो नेता हैं, पार्टियों के नेता हैं, उनके अंदर प्रवेश कर गई है अंधे धृतराष्ट्र की सी मोह माया। लगता है बुद्धिजीवियों की हमारी अपनी बिरादरी भी 100% लिप्त है सुविधाएं बटोरते जाने की द्युत क्रीड़ा में। हमारी बुद्धिजीवियों की जो अपनी बिरादरी है, जो समझा जाता है लेखकों की बिरादरी है, जो कहते हैं अपने आप को बुद्धिजीवी, तो कवि यहाँ कहते हैं देखो, राजनीतिक नेता अपने इसमें लगे हुए हैं, शतरंज, स्वार्थ के शतरंज खेल रहे हैं, और उनके अंदर तो धृतराष्ट्र की मोह माया घुस गई है, और इसी कारण प्रजातंत्र का रथ पटरी से उतर गया है। सारी पार्टियों के नेता रुचिपूर्वक इस खेल में मौजूद हैं। अब बुद्धिजीवियों की ओर आते हैं। लगता है बुद्धिजीवियों की हमारी अपनी बिरादरी भी 100% लिप्त है, 100% इसमें निमग्न है। लिप्त होना मतलब एकदम से निमग्न होना। सुविधाएं बटोरते जाने की द्युत क्रीड़ा में। सुविधाएं बटोर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। कौन? ये बुद्धिजीवी। बुद्धिजीवी भी द्युत क्रीड़ा में लगे हुए हैं। द्युत क्रीड़ा की बात आती है तो उसे क्या होता है? द्युत क्रीड़ा जो दांव लगाकर खेला जाने वाला, जिसमें हार जीत का खेल होता है, गैम्बलिंग कहते हैं। ये जो है द्युत क्रीड़ा, भारत में जुए का खेल अक्ष क्रीड़ा या अक्षद्यूत के नाम से विख्यात है। वेदों के समय से लेकर आज तक यह एक अत्यंत लोकप्रिय खेल रहा है भारत में। वह खेल जिसमें दांव बधा जाए और हारने वाला जीतने वालों को कुछ दे, ये होता है द्युत क्रीड़ा। तो इस क्रीड़ा में देने लेने की प्रक्रिया, मतलब जो हार जाता है कुछ देता है। तो यहाँ सुविधाएं बटोरने की द्युत क्रीड़ा है। आप कुछ सुविधाएं, जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, चुप रह कर रहे हैं इन पार्टियों के नेताओं के लिए, तो बदले में आप कुछ हार रहे हैं, तो बदले में आपको काफ़ी कुछ मिलता भी है। तो ये ऐसे है, ये कुछ हारने जीतने का एक खेल है, जहाँ कोई हारता है और कुछ देना पड़ता है। एक तरफ राजनीतिक नेता कभी हारते हैं तो इन बुद्धिजीवियों को कुछ मिलता है। तो ऐसे बुद्धिजीवी हारते हैं तो कुछ देते हैं। तो ये एक लेना देने की प्रक्रिया चलता है। और इसमें आश्चर्य की बात यह है कि बुद्धिजीवियों की बिरादरी भी इसमें एकदम 100% लिप्त है। तभी ये राजनीतिक नेताओं की जो बातें बुद्धिजीवी खुलकर नहीं कह रहे, चुप हैं और चुप्पी साधे हुए हैं। इससे उनको फ़ायदा भी है। तो ये है एक बात कवि इसमें उठाते हैं। कवि ने जितने भी प्रजातंत्र पर आधारित कविताएं लिखी, ये जो कविता है इसमें अपनी बिरादरी के लोगों पर भी वो उंगली उठाते हैं। अपनी बुद्धिजीवी वर्ग, सो कॉल्ड बुद्धिजीवी वर्ग, जो अपने आप को बुद्धिजीवी मानते हैं, उनका देखिए बुद्धिजीवियों का समाज के प्रति एक दायित्व रहता है, लेकिन वो नहीं निभा रहे हैं, वो कुछ और ही निभा रहे हैं।
जी हाँ, अंगूठा दिखला रहे हैं हमारे पुत्र पौत्र स्वजन परिजन। ये सब देखिए, हमारे जो पुत्र हैं और हमारे जो पौत्र हैं, जो बेटे और जो ग्रैंडसन, सभी स्वजन जो भी परिजन हैं, सुरक्षित हैं हमारी आशीष उन्हीं के निमित्त। हम तो सभी हमेशा उन्हें आशीष देते रहते हैं, आशीर्वाद देते रहते हैं। वे हमारे छत्र छाया में एकदम सुरक्षित हैं। जो भी हमारे बेटे हैं, हमारे बेटों के बेटे हैं, सभी जो स्वजन परिजन, सभी हम तो उन्हें आशीष देते रहते हैं। उन्हीं के निमित्त हमारा आशीष सुरक्षित है। जी हाँ, अपन तो स्थित प्रज्ञ ठहरे। हम तो भाई स्थित प्रज्ञ ठहरे। कोई अंगूठा दिखलाए अथवा अर्पित करे फूल माला, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई अंगूठा दिखा के हमें नीचा कर दिखा रहा है तो भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर कोई फूल की माला पहना रहा है, हमारा आदर कर रहा है, तो भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये स्थित प्रज्ञ की बात से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को दिए गए गीतोपदेश की याद आती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम आत्मिक योग बल के द्वारा अपनी अंतरात्मा में झांक कर परमात्मा को देखने का प्रयास करो, कर्म योग का आचरण करो और स्थित प्रज्ञ बन जाओ। तो अर्जुन ये स्थित प्रज्ञ नहीं समझ पाए। अर्जुन पूछते हैं, हे मधुसूदन, ये स्थित प्रज्ञ क्या होता है? तो कृष्ण भगवान ने उत्तर कुछ यूँ दिया, दुख भोगते हुए भी जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और न ही जो सुख की लालसा रखता है, तथा जिसके हृदय में क्रोध मोह भय आदि विकारों के लिए कोई स्थान नहीं होता, वो मनुष्य स्थित प्रज्ञ है। तो यहाँ बुद्धिजीवी वर्ग भी स्थित प्रज्ञ है, मतलब उसके हृदय में क्रोध मोह भय कुछ भी नहीं है, कोई विकारों से परे है, इन सभी विकारों से परे है बुद्धिजीवी वर्ग। तभी समाज में प्रजातंत्र रथ से हट गया है, पटरी से, प्रजातंत्र का रथ पटरी से हट गया है। लेकिन देखिए, बुद्धिजीवी वर्ग में कोई क्रोध कोई भय कुछ भी नहीं है, वो स्थित प्रज्ञ हैं, मतलब इन सब विकारों से वो परे हैं। वे दुख भोग रहे हैं, प्रजातंत्र पर जो आतंक लगा छाया हुआ है उसका दुख वे भोग रहे हैं, बुद्धिजीवी वर्ग भी, लेकिन उनके मन में कोई उद्वेग नहीं होता। तो ये है स्थित प्रज्ञ। तो यहाँ कवि कहते हैं, ये जो द्यूत क्रीड़ा में लगे हुए हैं, सुविधाएं बटोरने में 100% लिप्त हैं ये बुद्धिजीवी, जिन्हें उनके अगला जनरेशन, जिनमें उनके पुत्र और पौत्र हैं, वो अंगूठा दिखलाते हैं तो भी एकदम से स्थित प्रज्ञ हैं, वो माला पहनाते हैं तो भी स्थित प्रज्ञ हैं, और हमेशा उनका आशीर्वचन अपने स्वजन परिजन के लिए सुरक्षित है। बस यही वो कर रहे हैं, निभा रहे हैं। स्वजन परिजन के प्रति हमेशा आशीष देते रहे, मतलब कि टोक नहीं रहे हैं। जब आप अपने बेटे, अपने पौत्र जब कोई गलती करते हैं तो एक बुजुर्ग होने के नाते आपका क्या कर्तव्य बनता है कि उन्हें टोकना। वो आपको अंगूठा दिखा रहे हैं लेकिन वो आप उसे आशीर्वचन देते रह रहे हैं, तो और वो पुत्र और पौत्र जो अगले जनरेशन, अगली पीढ़ी की जो लोग हैं, वो समझेंगे कि चलो यही ठीक मैं कर रहा हूँ, कोई मुझे टोकने वाला नहीं है। हमारे जो बुजुर्ग हैं हमें आशीर्वचन ही तो दे रहे हैं, तो अंगूठा दिखाना ही सबसे अच्छा काम है। यही चल रहा है यहाँ। तो फिर कवि आगे कहते हैं, ये जो अच्छा ही तो लगता है जब अंगूठा दिखा रहे हैं या फिर फूल माला पहना रहे हैं, हम स्थित प्रज्ञ होकर ठहरे जाते हैं और ये दोनों ही हमें अच्छा लगता है, हम दोनों का आस्वादन करते हैं। तो कितना हम बिक गए हैं, हमारी बिरादरी के लोग कितने बिक गए हैं, दोनों का आस्वादन कर रहे हैं। इतना सब कहकर कवि कहते हैं, लगता है हम भी साझीदार थे राजघाट वाली उस बेहयाई में, राजघाट वाली उस बेहयाई में, उस शर्मनाक घटना में जहां हमारे बापूजी को गोली मार दी गई थी, उसमें हम भी कुछ हद तक साझीदार थे। ये नहीं कि गोडसे ने मारा गोली, उसके पीछे जो भाव था, हमारी बिरादरी के लोग भी उसमें शामिल थे। हमारी बिरादरी के लोग जो कवि वर्ग हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उन्होंने शायद जनता को ये समझाने की कोशिश नहीं की कि बापूजी क्या थे। तो उस घटना में हम भी साझीदार थे, हमारा भी ये नहीं कि हमने अपना उस रक्त से हाथ धो लिया कि भाई हमने तो नहीं किया बापूजी की हत्या।
उस शर्मनाक घटना में हम भी शामिल थे, क्योंकि ऐसे बापूजी की घटनाएं, बेहाई घटनाएं रोज़ तो घट रही है इस प्रजातंत्र में और हम चुप बैठे हैं। तो ऐसे में कवि कहते हैं, लगता है हम भी साझीदार थे, हमारा भी दायित्व तो बनता है, हम भी गुनहगार थे। अभी तो उतर गया प्रजातंत्र का रथ पटरी से। देखो, अभी उतर गया है प्रजातंत्र का रथ, अब इस रथ को कौन वापस पटरी में लाएगा, ये शंका कवि के मन में कविता के अंत तक रहती है। उतर गया प्रजातंत्र का रथ पटरी से। एक बार जब नेताओं को सुविधाएं बटोरने की जो होड़ लग जाती है, एक बार जब बुद्धिजीवी वर्ग एक समाज में चुप हो जाता है, और एक बार जब हम अपने पुत्र पौत्र और स्वजन परिजन को सुरक्षित रखने में ही हमारा कर्म समझने लगते हैं, और हम स्थितप्रज्ञ होकर जहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग और लेखक वर्ग चुप हो जाते हैं, तो उसमें प्रजातंत्र का रथ का पटरी पर चलना, ऐसा आशा करना ही व्यर्थ मानो लगता है कवि को। तभी कवि कहते हैं, अभी तो उतर गया प्रजातंत्र का रथ पटरी से। तो कविता को एक बार फिर देखते हैं। लगता है प्रजातंत्र का रथ उतर गया पटरी से, लगता है सारी की सारी पार्टियों के नेता रुचिपूर्वक खेल रहे हैं दलीय स्वार्थों के शतरंज। अंधे धृतराष्ट्र की मोह माया भली भांति प्रवेश कर गई है दलपतियों के अंतःकरण में। लगता है बुद्धिजीवियों की हमारी अपनी बिरादरी भी 100% लिप्त है सुविधाएं बटोरते जाने की द्युत क्रीड़ा में। जी हाँ, अंगूठा दिखला रहे हैं हमारे पुत्र पौत्र स्वजन परिजन, सुरक्षित हैं हमारी आशीष उन्हीं के निमित्त। जी हाँ, अपन तो स्थित प्रज्ञ ठहरे, कोई अंगूठा दिखलाए अथवा अर्पित करे फूल माला, अच्छा ही तो लगता है। लगता है हम भी साझीदार थे राजघाट वाली उस बेहाई में, अभी तो उतर गया प्रजातंत्र का रथ पटरी से। जहाँ वाणी पर विदेशी संगीनें हों तथा लेखनी पर कारावास की काल कोठरियाँ, वहाँ राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति असंभव नहीं तो कठिन अवश्य थी, लेकिन नागार्जुन ने असंभव को संभव बनाया। उन्होंने अपने समय की सभी पॉलिटिकल घटनाओं को कलमबद्ध किया, वो भी बेझिझक, बिना हकलाते हुए। वे कितने निडर थे उनकी कविताएं ही बताती हैं। आपने अभी सुना कुछ, मैं तो केवल कुछ नमूने के लिए कुछ कविताएं यहाँ कह पाई हूँ। उनकी सभी कविताएं आप देखेंगे, आप पाएंगे कि कितने बेझिझक होकर, निडर होकर, बिना हकलाते हुए कहने वाले कवि थे बाबा नागार्जुन। नागार्जुन जी का जन्म मधुबनी में हुआ था, बिहार में 1911 को, और उनकी मृत्यु 5 नवंबर 1998 को हुई थी। उनके कविता संग्रह की ओर जाएं तो उन्हें बहुत सारे कविता संग्रह मिलेंगे आपको। उनमें प्रमुख हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आँखें, तालाब की मछलियाँ, तुमने कहा था, खिचड़ी, विप्लव देखा हमने, हज़ार हज़ार बाहों वाली, ऐसे बहुत सी कविता संग्रह हैं जो संख्या में काफ़ी हैं कविता संग्रह। और इसके अलावा प्रबंध काव्य है उनका भस्मांकुर, भूमिजा, और फिर उपन्यास लेखन की ओर जाएं तो रतिनाथ की चाची, बलचनमा, नई पौध, बाबा बटेसरनाथ, वरुण के बेटे, दुख मोचन। और पुरस्कार भी उन्हें काफ़ी मिले, जैसे साहित्य अकेडमी पुरस्कार उन्हें 1969 में मिला, और उनके मैथिली में जो रचना थी पत्रहीन नग्नगाछ के लिए। फिर भारत भारती सम्मान मिला उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था द्वारा, मैथिली शरण गुप्त सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, राजेंद्र शिखर सम्मान 1994 को, और साहित्य अकेडमी की सर्वोच्च फेलोशिप से सम्मानित हुए। राहुल सांकृत्यायन सम्मान आदि पुरस्कारों से भी नागार्जुन जी को नवाजा गया।